छत्तीसगढ़ की जनजाति पर आज की कक्षा में चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो शुरू कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जनजातियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो यहां पर एक शब्द आया है जनजातियां। तो जनजातियां किसे कहते हैं आपको सबसे पहले समझना है। तो याद रखिए, जनसंख्या का एक ऐसा समूह जो किसी कारणवश दुर्गम वनों में चला गया और वो समाज की मुख्य धारा से लगातार पिछड़ता गया। भारतीय संविधान के प्रारंभ होते समय इन्हीं पिछड़े लोगों के समुदाय को जनजाति कह दिया गया। ठीक है, तो ये है जनजाति की परिभाषा, ट्राइब्स की परिभाषा, याद रखिए। अब यार, संवैधानिक प्रावधान की जब हमने बात की, ठीक है, तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 342 में आर्टिकल नंबर 342 में जनजातियों को परिभाषित किया और कहा है कि ऐसे जनसंख्या का समूह जनजाति माना जाएगा। ठीक है, जनजाति माना जाएगा जिनमें पहला क्या गुण होना चाहिए? ये होना चाहिए उनका एक समूह होना चाहिए। ठीक है, और वो समूह कहां रहना चाहिए? दुर्गम वनों में। दूसरा, उनके एक देवता, जो कि विशेष देवता है, जो ठीक है आम देवताओं से अलग है। तीसरा, उनके पास क्या होना चाहिए? ठीक है, उनके पास विशेष रहन सहन होना चाहिए, उनका पहनावा अलग होना चाहिए और उनका खान पान भी अलग होना चाहिए। एक समूह, एक देवता, विशेष रहन सहन, पहनावा और उनका खान पान। पहनावा और खान पान कैसा रहना चाहिए? घुमंतु प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, खाना बदोशों जैसा होना चाहिए। ठीक है, और याद रखना, देवता को मानने वाले लोग होने चाहिए। ठीक है, इन चार आधारों पर ठीक है राष्ट्रपति द्वारा किसी जनसंख्या के समूह को जनजाति घोषित किया जाए। ठीक है, करेगा कौन? ठीक है, तो राष्ट्रपति करेगा। यहां पे समझ लीजिए, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, इन आधारों पर किसी जनसंख्या के समूह को जनजाति घोषित किया जाए। अच्छा, ये तो हो गई जनजाति। अनुच्छेद 342 में उल्लेख। अब यहां पर बात करने के लिए यह है कि छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की जनजातियां उपस्थित हैं। तो याद रखिएगा, यहां पर देखिए, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति रहती है, निवासरत है। ठीक है, 42 प्रकार की जनजाति हमारे यहां रहती है। और याद रखिएगा, वो जो 42 प्रकार की जनजाति है 161 उप समूहों में डिवाइड। ठीक है, 161 उप समूहों में विभाजित है। जो 42 प्रकार की जनजाति छत्तीसगढ़ में रहती है वो 161 उप समूहों में क्या है? विभाजित है। याद रखिएगा, जनजाति मतलब जो समाज की मुख्य धारा से क्या हुए हैं? पिछड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर एक और बात याद रखने वाली है कि कुछ ऐसी जनजातियां भी हमारे पास इनमें से मौजूद है जो और बहुत बुरी तरीके से क्या है? पिछड़ी हुई है। उसको सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है और विशेष पिछड़ी जनजाति को हम लोग आगे देखने वाले हैं। लेकिन याद रखिएगा, जनजाति का मतलब पिछड़े हैं, लेकिन विशेष पिछड़ी जनजाति का मतलब जो जनजाति से और अधिक ज्यादा क्या है? पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति हम लोग कह रहे हैं। ठीक है,
यहां पर याद रखिएगा 161 उप समूहों में जनजाति हमारे क्या है, विभाजित है। अगर छत्तीसगढ़ में बात करें जनसंख्या की, अगर जनजाति जनसंख्या की बात करें छत्तीसगढ़ में, जनजाति जनसंख्या की, तो जनजातियों का जनसंख्या है 78,22,902, 78,22,902 जनसंख्या क्या है, जनजातियों का है। अगर प्रतिशत की बात करें तो अगर यहीं पर जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत अगर देखें तो प्रतिशत है यार 30.62%, 30.62, मतलब 2,55,45,198 जो हमारी जनसंख्या है उसमें से 78,22,902 जनसंख्या केवल जनजातियों का है। और जो 100% जनसंख्या हमारा छत्तीसगढ़ का है उसमें से 30.62% जो जनसंख्या है वो जनजातियों का है। अगर आप बात करेंगे सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में रहती है तो वो जशपुर में रहती है, जबकि सबसे कम सर्वाधिक अगर बात करोगे आप जनजाति जनसंख्या की तो ये जशपुर में रहती है। और न्यूनतम की बात करोगे अगर न्यूनतम की तो ये सुकमा में रहती है। ठीक है, न्यूनतम कहां रहता है, सुकमा। ठीक है, कैसे, प्रतिशत के आधार, प्रतिशत के आधार पर अगर देखें सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक, ये प्रतिशत के आधार, प्रतिशत के आधार पर कहां रहती है सबसे ज्यादा जनसंख्या, सुकमा में। जबकि नॉर्मली जनसंख्या के आधार पर देखें, क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो जशपुर में जनसंख्या सबसे ज्यादा रहती है जनजातियों की। अच्छा, धारा 20 में प्रावधान किया है, धारा 20 में जनजातियों से संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बात करेगा प्रावधान की तो प्रावधान है धारा 20 में, जनजातियों से संबंधित प्रावधान धारा 20 में। और 42 प्रकार की जनजातियों का वर्णन कहां पर है अगर कहेगा तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में 42 प्रकार की जनजातियों का क्या है, उल्लेख है। आप इस चीज को याद रखिएगा। हमारे यहां जनजातियों की जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि हमारे यहां जनजाति अनुसंधान केंद्र बनाए गए हैं रायपुर। ठीक है, नवा रायपुर जिसे अटल नगर भी कहा जाता है, नवा रायपुर में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। ठीक है, और जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना का जो डेट है वो है, याद रखिएगा, 2 सितंबर 2004। जनजाति अनुसंधान केंद्र अटल नगर नया रायपुर में 2 सितंबर 2004 को खोला गया। यहां पर जनजातियों से संबंधित अनुसंधान किए जाएंगे। अच्छा, नृजातीय म्यूजियम कहेगा, ठीक है, तो ये बस्तर के जगदलपुर में जो 1972 से चल रहा है। नृजातीय म्यूजियम कहां है तो बस्तर के जगदलपुर में है, जो कि 1972 से चल रहा है। ठीक है, किसने स्थापित किया तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। अब हम देखने वाले हैं जनजातियों का वितरण, जनजातियों का वितरण, जनजातियों का वितरण। तो जनजातियों के वितरण को देखने से पहले एक नक्शा बना लेते हैं हम लोग। ये है हमारा नक्शा, ये जो छत्तीसगढ़ का नक्शा है हमारा, जिलावार अगर हम लोग इसको कट करें तो कर सकते हैं। ये है एमसीबी, ये है कोरिया, ये है सूरजपुर, ये सरगुजा, ऊपर बलरामपुर और ये है जशपुर। इसी क्रम में 2 सेक्शन में इसको बांट सकते हैं। ये है मुंगेली, ये है आपका बिलासपुर और ये आपका गोल्लापिंड और मरवाही, ये कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, ऊपर वाला रायगढ़। ठीक है, और ये वाला जो सेक्शन है सारंगढ़ भिलाई नीचे में। ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है अब ये बलौदा बाजार है।
इसके बाद ये आपका रायपुर है, ये महासमुंद, गरियाबंद, और ये आपका जो है वो है धमतरी। ठीक है, ये हो गया धमतरी। इसी क्रम में यहां पर देख लीजिए, ये है आपका कबीरधाम, खैरागढ़, शिवगंडी, राजनांदगांव, और नीचे मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इसी क्रम में बेमेतरा, दुर्ग, और ये है बालोद। ये आपका हो गया कांकेर, ये कोंडागांव, इधर पर नारायणपुर, बीच में दंतेवाड़ा, बीजापुर, ये है बस्तर, और ये है क्या, सुकमा। ठीक है, ये हमारे पास जिले हो। अगर हम बात करें जनजातियों का वितरण, तो यहां पर ऊपर वाले सेक्शन में कोल, भील और कोरकू रहते हैं। कोल, भील और जो कोरकू है वो कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर में रहते हैं। ठीक है, इधर पर अगर बात करें जशपुर की, तो एक तो नगेशिया रहेगा, यहां पर बहुत महत्वपूर्ण है, एक रहेगा बिरहौर। नगेशिया और बिरहौर रायगढ़ तक फैले रहेंगे। ठीक है, नगेशिया और बिरहौर रायगढ़ और जशपुर दोनों जगहों पर आपको देखने को मिले। अगर आप बात करोगे कोरबा का, तो कोरबा में आपको मिलेगा कोरवा। कोरबा और रायगढ़ ऊपर पूरा सर्कल में मिलेगा आपको क्या, कोरवा। यहीं पर अगर आप बात करोगे ऊपर में, तो बीचों बीच आपको मिलेगा उराव। क्या मिलेगा, उराव। और उराव को घेरे हुए बहुत सारी जनजाति आपको मिलेगी, जैसे कि मंझवार, माझी, इसके अलावा पंडो, इसके अलावा खैरवार, इसके अलावा कोरकू, कोरकू के अलावा मुंडा। ठीक है, मंझवार, माझी, पंडो, ठीक है, कोरकू, बियार, भुइया, भारिया। ठीक है, बियार एक जनजाति होगी, एक होगी भुइया, एक होगा भारिया। ये जो जनजाति है ये मिलेगा, कहां मिलेगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे सरगुजा संभाग में मिलेगी। ठीक है, मंझवार, माझी, पंडो, खैरवार, कोरकू, मुंडा, बियार, भुइया, भारिया। यहां पर कोरवा, रायगढ़ के दक्षिणी सेक्शन में आपको मिलेगा कोंद। कौन सी जनजाति मिलेगी आपको, कोंद। इसी क्रम में अगर याद रखोगे, जांजगीर चांपा वाले सेक्शन में कंवर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, कंवर। इसी क्रम में अगर आप इधर पहाड़ी क्षेत्रों में देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, तो इधर पे मिलेगा आपको बैगा। क्या मिलेगा आपको, बैगा। और बैगा के साथ अगरिया, ये आपको मिलेगा। नीचे अगर आप आओगे बिलासपुर वाले सेक्शन में, तो बिलासपुर वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा धनवार, प्रधान और पाव। बिलासपुर वाले सेक्शन में तीन जनजाति आपको देखने को मिलेगा, प्रधान, एक मिलेगा आपको पाव, और एक मिलेगा आपको क्या, धनवार। इसी क्रम में अगर आप देखोगे महासमुंद को, महासमुंद में आपको मिलेगा सौरा। क्या मिलेगा, सौरा। अगर आप बलौदा बाजार की बात करोगे, तो बलौदा बाजार में आप देखोगे बिंझवार को, और वीर नारायण सिंह जो थे बिंझवार जनजाति के थे। ठीक है, बलौदा बाजार से वो थे बिंझवार में। अगर आप यहीं पर यहां जाओगे गरियाबंद में, तो आपको मिलेगा कंडरा और मिलेगा कमार। जबकि रायपुर वाले सेक्शन में आपको मिलेगा भुंजिया। रायपुर वाले सेक्शन में आपको क्या मिलेगा, भुंजिया। इसी क्रम में अगर आप दक्षिण में चले जाओगे, तो कांकेर में आपको देखने को मिलेगा हलवा। हलवा जो कि आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न हो चुकी है, हलवा जो कि कबीर पंथ की ओर आकर्षित हो रहा है, हलवा जो कि पोहा चिवड़ा बनाने का काम और साथ में कृषि का काम भी करता है। ठीक है, याद रखिए। अगर आप बात करोगे कोंडागांव, तो कोंडागांव बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा मुड़िया। क्या मिलेगा, मुड़िया। मुड़ी कोंडागांव में है। मुड़ी कहां है, कोंडागांव। तो माड़ी नीचे होगा ना, तो माड़ी कहां होगा भाई, नीचे होगा। मुड़ी ऊपर है तो माड़ी नीचे होगा। ठीक है, और माड़ी से हम लोग क्या करते हैं,
माड़ी से हम लोग क्या करते हैं यार, मारते किसी को, ठीक है, ले माड़ी माड़ी, माड़ी माड़ी से ऐसे कहते हैं। तो माड़ी नीचे रहेगा, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला सेक्शन है वह माड़िया रहेगा। माड़िया के ऊपर रहता है दंडामी माड़िया, क्या रहता है, दंडामी माड़िया। तो दंतेवाड़ा में रहेगा, दंतेवाड़ा पे ऊपर में दंडामी माड़िया, जबकि दंतेवाड़ा के नीचे में माड़िया। याद रखना अबुझमाड़ में तो अबुझमाड़िया रहेगा, अबुझमाड़ में क्या रहेगा, अबुझमाड़िया रहेगा, अबुझमाड़िया। अबुझमाड़िया अबुझमाड़ में रहेगा। याद रखना ये बीजापुर वाला सेक्शन में, ठीक है, बीजापुर वाला जो सेक्शन है यहां पर रहेगा परजा और धुरवा, ठीक है, क्या रहेगा, परजा और धुरवा, परजा और धुरवा रहेगा बीजापुर में, जबकि बस्तर में भतरा रहेगा और गदबा रहेगा। ऊपर से देखते हैं हम लोग जनजातियों को नीचे में, तो सुकमा सबसे लास्ट में दिखता है, ठीक है, और सुकमा में देखते हैं दूर से किसी चीज को दिखाने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, दोल्ला, ठीक है, मतलब वो वाला। तो सुकमा में रहता है जो जनजाति उसका नाम है दोरला। और दोरला भाषा, दोरला जो लोग हैं दोरली बोलते हैं, सुकमा वाले क्या बोलते हैं, दोरली बोलते हैं। सुकमा क्षेत्र के जो लोग हैं वो लोग क्या कहते हैं, दोरली कहते हैं। उनकी जो बोली है वो दोरली है, और जो दोरली है वो तेलुगु भाषा से क्या है, प्रभावित है। तेलुगु से क्यों प्रभावित है, तेलुगु से प्रभावित इसलिए है क्योंकि तेलंगाना से वो लगा हुआ है। तेलंगाना में क्या चलता है, तेलुगु चलता है, आंध्र में तेलुगु चलता है, इसलिए वहां से वो क्या है, प्रभावित है, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो सरगुजा में जो लोग हैं वो सदरी बोलते हैं। इस वाले सेक्शन में अगर बात करोगे सरगुजा वाले संभाग की तो सदरी बोलते हैं, पूरे ऊपर में सदरी भाषा। यहीं पर अगर आप बस्तर की बात करोगे तो हल्बी भाषा, सॉरी बोली है, भाषा भी है इनकी, बोली है। पेन बदल देता हूं अपना, रेड लेके आता हूं, लिखता हूं रेड से। इधर पे अगर बात की है सुकमा का तो सॉरी सरगुजा का तो सदरी बोलते हैं, सदरी बोली। यहां पर बस्तर की बात करें तो हल्बी बोली। यहीं पर अगर हम लोग इंडिविजुअल सुकमा की बात कर रहे थे तो दोरली, इंडिविजुअल सुकमा की बात कर रहे थे तो क्या, दोरली की, ठीक है, बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो जनजाति के संबंध में ये भाषा है, ठीक है। दोरली कहां बोली जाएगी तो सुकमा में बोली जाएगी, ठीक है। हल्बी कहां बोली जाएगी तो बस्तर में बोली जाएगी। और इसी प्रकार से बीच वाले सेक्शन में, बीच वाले सेक्शन में मैदानी भाषा का हम लोग प्रयोग करेंगे, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जो कि ठीक है आम छत्तीसगढ़ी है, उसका प्रयोग हमारे द्वारा किया जाए। अब यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाता है भाषाई आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण, और यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जनसंख्या का भाषाई वर्गीकरण, सॉरी जनजाति का भाषाई वर्गीकरण। तो भाषाई आधार पर जनसंख्या, सॉरी जनजाति को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। देखो ऊपर में मुंडा है, ठीक है, तो मुंडा भाषा परिवार, पैर नीचे है, ठीक है, जमीन में चलते हैं, इसलिए क्या, द्रविड़ भाषा परिवार। और बीच में जो लोग हैं वो क्या है, आर्य। तो 3 भागों में, एक तो क्या हमारा क्या आता है, मुंडा भाषा परिवार आता है, एक आता है आर्य भाषा, और एक आता है हमारे पास क्या, द्रविड़ भाषा परिवार। जनजातियों को 3 सेगमेंट में हमने क्या किया, डिनोट किया। अब यहां पर देखिए ऊपर में जितने भी जनजातियों को बताया हूं उसमें एक अपवाद है उराव। एक अपवाद क्या है, उराव। उराव को छोड़ करके ऊपर में जितने जनजातियां आपको दिख रहे हैं उनको आंख मूंद के आप क्या कर देना, डाल देना मुंडा में। बताता हूं, कोरकू, मुंडा में क्या आएगा, सबसे पहले यहां पर लिखते जाता हूं, एक आएगा कोरकू, कोरकू है इधर, यहां पे बताया हूं। पहाड़ी कोरवा, देखो दिख रहा है कोरवा में, पहाड़ी कोरवा,
अच्छा, पहाड़ी कोरवा के अलावा बिरहौर रायगढ़ में दिख रहा है, नगेशिया रायगढ़ में दिख रहा है, सौरा महासमुंद में दिख रहा है, सौता आपको दिख रहा है एक, ठीक है, एक आपको क्या दिख रहा है, सौता, है ना। देखिए, एक कोरकू है, एक पहाड़ी कोरवा आपको दिख रहा है, बिरहौर है दिख रहा है आपको, एक आपका नगेशिया दिख जाएगा, है ना, एक, ठीक है, नगेशिया आपको दिख रहा है ना, सौवरा आपको दिख जाएगा, ठीक है, महासमुंद में है सौवरा, ठीक है। इसके अलावा आपको दिखेगा निहाल, खड़िया, माझी, निहाल, खड़िया, माझी। अगर यहां पे नहीं लिखा तो मैं लिख देता हूं क्योंकि उत्तर में ही रहते हैं ये लोग, ये निहाल, खड़िया, माझी, माझी तो लिखा ही हुआ है, ये लोग उत्तर में रहते हैं और मुंडा भाषा परिवार के क्या है, सदस्य हैं। मुंडा भाषा परिवार में उराव को छोड़ दीजिएगा ऊपर के, बाकी सब लोग को लिख दीजिएगा और उराव की जगह पर नीचे से एक, ठीक है, जो जनजाति की भाषा है उसको ले आइएगा, इसका नाम है गदबा। गदबा रहता कहां है, बस्तर में, लेकिन आएगा कहां, उत्तर में आएगा, ठीक है, तो ये अपवाद है, गदबा। और आप देखेंगे गदबा के जगह उराव चला जाएगा, देखो उराव की जगह गदबा आया है ना, ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार जो कि दक्षिण में रहेगा, ठीक है, उराव दक्षिण भाषा परिवार में चला जाएगा। तो ऐसे करके याद रखिएगा आप लोग, कोरकू, पहाड़ी कोरवा, बिरहौर, नगेशिया, सौरा, निहाल, खड़िया, माझी, गदबा, ठीक है। कोल, कोल है, यहां पे कोल है, मंझवार है, ये लोग सब आएंगे कहां, मुंडा भाषा परिवार। कहां आएंगे, मुंडा भाषा परिवार, याद रखना। अब आर्य भाषा परिवार की बारी, आर्य भाषा परिवार में बीच वाले आएंगे, जैसे कि हलवा, कमार, है ना, गरियाबंद में क्या है, कमार है। इसी क्रम में, ठीक है, कंवर, जांजगीर चांपा में है, कंवर कहां है, जांजगीर चांपा में है। भुंजिया, धनवार, भैना, भुंजिया भी दिख रहा है आपको, रायपुर में है, धनवार भी दिख रहा है, भैना भी दिख रहा है, दिख रहा है ना भैना। बैगा, बैगा अगर बात करें बैगानी की, देवार की, बैगा, बैगानी, देवार, देवारी, मरार, ये सब लोग कहां आएंगे, आर्य भाषा में। हलवा, कमार, कंवर, भुंजिया, धनवार, भैना, बैगा, बैगानी, देवार, मरार, ये सब बीच वाले सेक्शन में रहेंगे और नीचे जो बच गया वो कहां रहेगा, नीचे, लेकिन उराव के साथ। द्रविड़ में लिखिए, सबसे पहले उराव को लिख लेना और जो बच गया, भैया दोरला को नहीं लिखना है क्योंकि दोरला कहां आ रहा है, मुंडा भाषा परिवार में, ठीक है। परजा दिख रहा है, परजा, धुरवा, उराव के बाद परजा, परजा के बाद धुरवा, धुरवा के बाद गोड़, गोड़ के बाद दोरला, दोरला के बाद अबुझ माड़िया, गोड़, दोरला, अबुझ माड़िया। और दक्षिण में आपको क्या दिख रहा है, ठीक है, धुरवा दिख रहा है, परजा, धुरवा लिख दिया हूं, ठीक है। अगर आपको छोड़ना है, किसको छोड़ना है, दोरला को, अबुझ माड़िया, परजा, धुरवा, मुड़िया, माड़िया, ठीक है, दंडामी माड़िया, ठीक है। और क्या, कोंद, कोंद एक अपवाद रहेगा, कोंद ये आएगा, ठीक है। अबुझ माड़िया को भी लिख दिया हूं, दंडामी माड़िया को भी लिख देता हूं। कोंद को याद रखिए ना, कोंद कहां रहता है, रायगढ़ में रहता है, लेकिन कहां आ रहा है, द्रविड़ भाषा परिवार में आ रहा है।
जो उत्तर में रहता है वो दक्षिण में आ रहा है, क्या क्या, उराव और कोंद। उराव और कोंद को आप लोग स्पेशली याद रखना, ठीक है। अगर संकेंद्रण आपको याद है तो आपको भाषाई परिवार में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। भाषाई परिवार में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है, इस बात की, ठीक है, मैं गारंटी आपसे लेता हूं, ठीक है। मिटाता हूं इसको, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं विशेष पिछड़ी जनजाति को। जैसे कि जनजाति को हमने देखा था, ऐसे ही क्या विशेष पिछड़ी जनजाति। विशेष पिछड़ी जनजाति किसे कहते हैं? अभी अभी मैंने आपको बताया था, जनसंख्या का ऐसा समुदाय जो जनजातियों से भी बहुत ज्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ है। जो जनजाति समुदाय से तो है, लेकिन जनजाति से भी बहुत ज्यादा क्या है, पिछड़ा हुआ है, उसे हम लोगों ने क्या कहा है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा है। जिसके लिए मानदंड हमने क्या किया है, निर्धारित किया है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। हम लोग देखने वाले हैं किसको, विशेष पिछड़ी जनजाति, विशेष पिछड़ी जनजाति को, ठीक है, जिसको पीवीटीजी भी कहते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति, ठीक है, किसे कहेंगे, जनजाति की तुलना में, जनजाति की तुलना में क्या है, वो और ज्यादा क्या है, पिछड़े हुए हैं। इसके लिए मानदंड क्या है भाई, पहला मानदंड जनसंख्या घट रहा है या फिर रही है। दूसरा मानदंड क्या है भाई, साक्षरता 2% या उससे कम है। साक्षरता 2% या फिर उससे क्या है, कम है। अगर आप बात करें, ठीक है, उनकी जो जीवन पद्धति है वो आदिम है, आदिम जीवन पद्धति है, मतलब खाना बदोश है। अभी भी कैसे जीवन जीते हैं, खाना बदोश। और इनकी जो कृषि जो परंपरा है वो प्राचीन है। चौथी, कृषि परंपरा, परंपरा क्या है, प्राचीन है, मतलब ये लोग क्या करते हैं, ठीक है, झूम खेती करते हैं, पारंपरिक खेती करते हैं। जैसे पेड़ों को जलाते हैं, ठीक है, फसल डालते हैं, बीज डालते हैं, उगाते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर चले जाते हैं, मतलब घुमंतु जीवन यापन करते हैं। इन्हें ही क्या कहा गया है, ठीक है, विशेष पिछड़ी जनजाति कहा गया है। और आपको पता है विशेष पिछड़ी जनजाति का भी दर्जा कौन देगा, समूह को राष्ट्रपति ही देगा। अच्छा, अब याद रखने वाली बात यह है कि संख्या कितनी है। तो याद रखिए, हमारे यहां विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या है 7। विशेष पिछड़ी जनजाति, अगर आप बात करेंगे संख्या का, यहां पे लिखता हूं, तो संख्या है 7। और 7 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, इधर पे 0.5 और इधर पे 0.2। ये जो 5 है वो केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, जबकि 2 को राज्य सरकार ने घोषित किया है, ठीक है। हमारे पास कुल विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या 7 है, जिसमें 5 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार ने दिया है, जबकि 2 को छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। कौन कौन से हैं, 5 में पहले देख लेते हैं। एक तो है अबुझमाड़िया, दूसरा है बैगा, तीसरा बिरहौर, चौथा कमार और 5वां है पहाड़ी कोरवा। ये 5 जनजातियों को
विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा भारत सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया। कब दिया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। जबकि भारत सरकार के अलावा राज्य सरकार ने 2 को दिया है, जिसमें पहला है पंडो और दूसरा है भुजिया। पंडो और भुजिया को 2002-3 में राज्य सरकार ने क्या दिया? विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम जनजातियों के विकास के संबंध में, जनजातियों के संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। संवैधानिक प्रावधान के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो में हम लोग संवैधानिक प्रावधानों पर ठीक से चर्चा करेंगे। अब हम जनजातियों के संबंधित, ठीक है, विशेष तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे उनकी किताबें हो गई, उनके पेय पदार्थ हो गए, उनके नृत्य हो गए, उनके लोक नृत्य हो गए, ठीक है, उनके, ठीक है, विवाह पद्धति हो गए, उन सभी चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करने वाले हैं जनजातियों से संबंधित पुस्तकों के बारे में। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं जनजातियों से संबंधित पुस्तकें। और भैया पुस्तक के लेखक। ठीक है, जनजातियों से संबंधित पुस्तकें और उनके लेखक। तो याद रखिए, पहला जनजाति का जो संबंधित पुस्तक लेखक है उसका नाम है वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन नाम से क्या लग रहा है? अंग्रेज। ठीक है, अंग्रेज मतलब क्या? गोरा होगा वो, सीधी सी बात है। वेरियर एल्विन क्या होगा? गोरा। और गोरा आदमी हमेशा गोरे लोगों को पसंद करता है ना, काले लोगों को पसंद तो करते नहीं है। तो गोरा आदमी गोरे लोगों को पसंद करता है। तो क्या क्या किताब लिखा है उसको यहां से देखते हैं ट्रिक के माध्यम से। पहला लेखक है आपका वेरियर एल्विन, और वेरियर एल्विन ने लिखा है द गौर। क्या लिखा है? द गौर, मतलब गोरे लोगों को क्या करता है? पसंद करता है। दूसरा लिखा है द अगरिया, अगरियास। ठीक है, द अगरियास, ये भी गोरे रहते हैं। लेकिन वेरियर एल्विन एक दिन बीमार पड़ गया और उसका इलाज किया बैगा ने, तो बैगा लोगों को पसंद करने लगा, इसने उसने लिख दिया द बैगा, द बैगा। इसके अलावा उसने मुड़िया और घोटुल पर लिखा है। तीसरा किताब मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये चौथा किताब है उसका। पांचवा जो उसको किताब है, ठीक है, मुड़िया मर्डर एंड सुसाइड। मुड़िया मर्डर एंड क्या लिखा है? सुसाइड लिखा है। इसके अलावा ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया लिखा है। ठीक है, अंग्रेजी में जो छठवां रचना है उसका ए न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया, ये लिखा है। ठीक है, किसने? वेरियर एल्विन। तो वेरियर एल्विन की कितनी किताबें हैं? 6 किताबें हैं, जिसमें पहले वो पसंद करता है किसको? गौर को, फिर वो पसंद करता है किसको? अगरिया को, फिर करता है किसको? बैगा को, फिर मुड़िया और घोटुल को, उसके बाद मुड़िया मर्डर और सुसाइड को, और इसके बाद, ठीक है, अ न्यू डील फॉर ट्राइबल इंडिया का किताब उसने लिखा है। इसके बाद दूसरा एक व्यक्ति है श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे, इनकी रचना है द कमार। ब्राह्मण का प्राचीन अर्थ टीचर होता था, और टीचर का मुख्य काम क्या होता था? बच्चों को मारना और मार मार के पढ़ाना। और ठीक है, एक बचपन में हमारे कहावत भी प्रचलित थी, ठीक है, मार खाए ढम ढम और विद्या आए छम छम। ठीक है, तो भैया ये क्या है? दुबे। दुबे का मतलब मास्टर। ठीक है, ब्राह्मण मास्टर होते थे और मारते थे, उससे क्या आता था? विद्या आता था। तो द कमार उसने लिखा है। इसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है दया शंकर नाग। दया शंकर नाग
नाग, और ये नाग हमेशा कहां रहेंगे? जंगल में, इसीलिए जंगल के बारे में इन्होंने लिखा है द ट्राइबल इकोनॉमी लिखा है, ट्राइबल इकोनॉमी को लिखा है दयाशंकर नाग। इसके बाद एस.सी. रॉय, एस.सी. रॉय याद रखना, एस.सी. रॉय, एस.सी. रॉय ने द बिरहौर लिखा है। क्या लिखा है? द बिरहौर लिखा है एस.सी. रॉय ने। जॉर्ज गियर्सन एक और है, ठीक है, अंग्रेज है ये, जॉर्ज गियर्सन। ये जो जॉर्ज गियर्सन है, इन्होंने लिखा है मारिया गॉड ऑफ बस्तर, मारिया गॉड्स ऑफ बस्तर। एक और लेखक है जिनका नाम है टी.वी. नायक, टी.बी. नायक, इन्होंने लिखा है द भील। क्या लिखा है? द भील। इसके अलावा लिखा है द अबुझ मारिया, द अबुझ मारिया। और इसके अलावा 12 भाई बैठकर लिखा है, 12 भाई बैठकर। क्या लिखा है? 12 भाई बैठकर। याद रखना, एक श्याम राव है, उन्होंने द प्रधान लिखा है, एक श्याम राव है, उन्होंने द प्रधान लिखा है। क्या लिखा है? द प्रधान लिखा है। इसके अलावा W.F. ग्रिफिथ है, उन्होंने द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया लिखा है। एक और है W.F. ग्रिफिथ, द कोल ऑफ सेंट्रल इंडिया। द कोल ऑफ क्या लिखा है? सेंट्रल इंडिया लिखा है W.F. ग्रिफिथ ने, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये है किताबें जनजाति से संबंधित। कौन सी किताबें? जनजातियों से संबंधित किताबें हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं जनजातियों का पेय पदार्थ कौन सा, ठीक है, जनजाति कौन सा पेय पदार्थ ग्रहण करता है। आज हम लोग मैक्सिमम टॉपिक पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद एक और वीडियो हम लोग देखेंगे लाइव में, और उस वीडियो में उम्मीद करूंगा मैं कि आप सब लोग आओ और, ठीक है, लाइव डिस्कशन हम लोग करें। अब हम लोग देखने वाले हैं जनजातियों का पेय पदार्थ। पेय पदार्थ देखने वाले हैं, और एक तरफ लिख देता हूं जनजाति। कौन सी जनजाति कौन सा पेय पदार्थ पीती है? तो पहला याद रखना, पहला है, ठीक है, पेय पदार्थ जिसका नाम है हड़िया। हड़िया पीता है कोरवा, याद रखो, हड़िया कौन पीता है? कोरवा। एक है सल्फी, और सल्फी पीता है मुड़िया। आप ऐसे याद रखते हो, मुड़ी, मुड़ी को लेते हैं हम लोग क्या? सेल्फी। मुड़ी का लेते हैं ना सेल्फी, तो मुड़िया का सल्फी। कोरवा का क्या है? हड़िया। बेचारे खाना नहीं मिलता इसलिए पाता तो हड़िया को ही खा जाता है। अच्छा, इसके बाद एक आता है, ठीक है, क्या? कोसमा। कोसमा पीते हैं उराव। कोसमा कौन पीते हैं? उराव। एक आता है ताड़ी, ताड़ के पेड़ से निकलता है ताड़ी। ताड़ी पीता है बैगा। बैगा क्या पीता है? ताड़ी, ठीक है। इसके बाद याद रखना छिंद रस। माड़िया और अबुझ माड़िया दोनों पीते हैं।
माड़िया और अबुझ माड़िया यहां पे लिखता हूं, पेय पदार्थ और जनजाति। छिंद रस है पेय पदार्थ, माड़िया और अबुझ माड़िया पीते हैं। माड़िया और अबुझ माड़िया छिंद रस को पीते हैं, याद रखना। इसके बाद याद रखना, एक होता है पेज। पेज पीते हैं गुड़। पेज पीने का काम है गुड़ का, गुड़ पीती है पेज। इसके बाद एक और आता है, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग दाड़ना। क्या कहते हैं? दाड़ना, जो कि मुड़िया पीते हैं, जो कि महुआ से निर्मित होता है। एक होता है दाड़ना, ये मुड़िया पीते हैं, महुआ से बनता है। किससे बनता है? महुआ से बनता है दाड़ना। इसके बाद याद रखना, चावल से एक और पेय पदार्थ बनता है जिसको कहते हैं लांदा, और बस्तर में लोग लांदा भी पीते। पेय पदार्थ में हड़िया कोरवा पीता है, सल्फी मुड़िया, कोसमा उराव, ताड़ी बैगा, छिंदरस मुड़िया और अबुझ माड़िया। पेज गुड़ पीते हैं और दाड़ना पीता है मुड़िया, याद रखना। इसके बाद हम लोग, ठीक है, अगले टॉपिक को देखते हैं। जनजाति और उसके देवता को देख लेते हैं। यहां से भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, या फिर जनजाति और उसके द्वारा किया गया अस्थायी कृषि, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है और एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है। जनजातियों के द्वारा किया गया अस्थायी कृषि, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग क्या देखना चाहोगे? सबसे पहले जनजातियों के देवता को देखोगे, फिर उनके द्वारा की गई कृषि को। ठीक, कृषि को देख लेते हैं। और ये कृषि कैसी है भाई? अस्थायी। कृषि कैसी है? अस्थायी है, याद रखना। तो सबसे पहले देखो, ये बैगा है। बैगा का अस्थायी कृषि बेवार कहलाता है। ब से बैगा और ब से बेवार, ठीक है। अब याद रखना, दूसरा है गोड़। कौन है? गोड़। और गोड़ को हम लोग पकड़ते हैं ना, भैया मत करगा मत करगा, ऐसे मत करो। तो दूसरा है गोड़। धारिया, गोड़ का क्या है? धारिया। गोड़ को धरोगे आप तो गोड़ का धारिया। इसके बाद तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा आप देख सकते हो कमार। कमार क्या करता है? ठीक है, कमाता है, काम करके कमाता है और कमा के क्या करता है? खाता है। समझ में आ रहा है? लेकिन खाते समय उसको कोई आके एक डंडा मार देता है तो खाने वाला जो पात्र है उसको बिछड़ जाता है। और खाते क्या रहता है? तो दही। तो दही का दाहिया हो जाता है, ठीक है। दही क्या हो जाता है? इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाता है, तो दाहिया। कमार का क्या है? दाहिया। भतरा क्या है? सेवक है, इसलिए वो चुपचाप खाता है, अच्छा अच्छा खाता है। तो भतरा का दहिया। कमार का दाहिया, भतरा का दहिया। जबकि कोरवा का देवारी है। कोरवा का देवारी। कोरवा का क्या है? देवारी। माड़िया का पेद्दा, ठीक है, और अबुझ माड़िया का भी पेद्दा। माड़िया और अबुझ माड़िया दोनों का जो कृषि है वो क्या कहलाएगा? पेद्दा कहलाएगा। माड़िया और अबुझ माड़िया दोनों का जो कृषि है क्या कहलाएगा? पेद्दा कहलाएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं जनजाति और उसके प्रमुख देवताओं को, जहां से प्रश्न बहुत ही ज्यादा आपको देखने को मिलता है। जनजाति और उनके देवता।
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो पहली बात तो आप लोग याद रखना कि आदि जो देवता है जनजातियों का, जो आदि देवता है, पारलौकिक देवता है, उसको, ठीक है, उसके रूप में जनजातियां बोंगा देव को मानती है। पारलौकिक देवता अगर बात करें हम लोग जनजातियों का, तो जनजातियों का जो पारलौकिक देवता है वो बोंगा देव है। याद रखना, पारलौकिक देवता या फिर आदि देवता, ये है बोंगा देव। जनजातियों के आदि देवता कौन है? बोंगा देव। जबकि याद रखना जनजातियों का एक पितृ देवता भी होता है जिसको डूमा देव कहते हैं। पितृ देवता डूमा देव कहलाता है। ये डूमा देव और कोई भी होता है, ठीक है, परिवार के पिता होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, मरने के बाद हम शव को गाड़ देते हैं और उसके ऊपर इमारत खड़ी करके पूजा करते हैं। यही जो कब्र होता है वो क्या कहलाता है? जनजातियों का देवता डूमा देव। डूमा देव जो कि क्या है? पितृदेव भी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए आप लोग, ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा लग रहा है क्योंकि जगह कम है। जनजाति और उनके प्रमुख देवता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनजाति और उसके प्रमुख देवता, एक तरफ मैं जनजाति लिख देता हूं और एक तरफ हम लोग लिखेंगे देवता। इतने में तो होगा नहीं, इसलिए यहां भी एक जनजाति और यहां पर देवता। तो देखिए पहला जो जनजाति है इसका नाम है मुंडा। मुंडा में बस्तर वाले टोपी पहनते हैं। मुंडा में क्या पहनते हैं? टोपी, और टोपी में क्या लगा रहता है? सिंह। इसलिए मुंडा का जो देवता होगा सिंह बूंगा। सिंह बूंगा यह मुंडा के देवता है। दूसरा है गोड़। गोड़ का है दूल्हा देव। गोड़ के देवता का नाम क्या है? दूल्हा देव। तीसरा बैगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैगा के देवता है बूढ़ा देव। इसी क्रम में उराव, उराव के देवता है सरना देवी। इसी क्रम में अगर आप बात करोगे कमार की, तो कमार के देवता है छोटे माई, छोटी माई, बड़ी माई या बूढ़ी माई। ठीक है, इसी क्रम में अगर आप बात करोगे, ठीक है, किसका? बिंजवार का, तो बिंजवार का है विंध्यवासिनी। बिंजवार के देवता कौन है? विंध्यवासिनी। अगर आप कोंद के देवता की बात करेंगे, जनजाति कौन सी है? कोंद, जो कि रायगढ़ में रह रही थी। इसके है सूर्य देवता। सूर्य देवता जिसको बेला कह रहे थे। सूर्य देवता जिसको क्या कह रहे थे? बेला। अगर हलबा की अगर आप बात करोगे तो हलबा के देवता है दंतेश्वरी। हलबा, दंतेश्वरी माता। अगर इसी क्रम में अगर आप बात करोगे मुड़िया, मुड़िया का अंगादेव होगा अंगादेव। इसी क्रम में अगर आप बात करोगे भतरा का, भतरा का शिकार देवी। भतरा के देवता कौन होंगे? शिकार देवी। इसी क्रम में अगर आप बात करोगे अबुझमाड़िया की, तो अबुझमाड़िया का तालुर मनते देवता होगा। अबुझमाड़िया का क्या होगा? अबुझमाड़िया का होगा तालुर मुंते देवता। ये किसके देवता है? अबुझमाड़िया। कोरवा की अगर आप बात करेंगे
अगर यहीं पर आप कोरवा की बात करेंगे तो खुड़िया रानी, मिटाता हूं, आप लोग लिख लिए होंगे। बात कर लेते हैं कोरवा की, तो कोरवा के देवता है खुड़िया रानी। इसी क्रम में अगर हम लोग बात करेंगे कंवर की, कंवर के सगरा खंड है, सगरा खंड है देवता कंवर की। इसी क्रम में बिरहौर के सूरज देवता है, बिरहौर के कौन है? सूरज देवता। बिरहौर के बाद अगर हम बात करेंगे नगेशिया के, तो नगेशिया का गौरैया देव होता है। नगेशिया का क्या होता है? गौरैया देव। तो इतने देवता जिसको हम लोग को याद रखना है, कोरवा का खुड़िया रानी, कंवर का सगराखंड, बिरहौर का सूरज देवता, नगेशिया का क्या होता है? गौरैया देव, मुंडा का अंगा देव, भतरा का शिकार देवी, अबुझमाड़िया का तालुर मुंते देवता, कोंद का सूर्य देवता, जनजाति देवता ये है। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है हम लोग देख लेते हैं गोधना। गोधना जिसको टैटू भी कहते हैं। ठीक है। जनजातियों में गोधना क्या है? प्रचलित है, और प्रचलित होने के साथ साथ प्रसिद्ध भी है। जनजातियों में गोधना प्रचलित है और प्रचलित होने के साथ साथ प्रसिद्ध भी है गोधना। गोधना मतलब क्या होता है भाई? टैटू होता है। गोधना का मतलब क्या होता है? टैटू होता है। गोधना, देखो गोधना गोधने वाले, गोधना गुदवाने वाले और गोधना प्रिय, तीन टॉपिक है। एक तो है गोधने वाले, मतलब जो शिल्पकार है, गोधना शिल्पकार। एक है गुदवाने वाले, जो ग्राहक है इनके शिल्पकार के। और तीसरे हैं गोधना प्रिय, जो पसंद करते हैं गोधना। तीन लोग हैं। तो शिल्पकार जो है कुंजर, बंजारा, ओझा, दीवार और बादी। कुंजर, बंजारा, ओझा, गोड़ भी आएगा, और बादी। कुंजर, बंजारा, ओझा, गोड़, बादी। देवार को भी लिख लो, देवार भी गोदते रहते हैं। ये लोग गोधना गोदने वाले हैं, गोधना शिल्पकार है। जबकि गोधना गुदवाने वाले, ठीक है, जबकि गोधना गुदवाने वाले। अब गुदवाने वाली बात अगर बात आएगी तो सबसे ज्यादा भाई गोधना तो सब लोग गुदवाते हैं, ठीक है। गुदवाने वाले सबसे ज्यादा, सर्वाधिक गोधना। गुदवाने वाले ये है कमार। कौन है? कमार है। सबसे ज्यादा गुदवाने वाले क्या है? कमार है। और स्त्रियां अपने कंधे पर मोर की आकृति गुदवाती है। कमार जो कि घोड़ा छूना पाप समझता है, यहां पर जो स्त्रियां है अपने कंधे पर मोर की आकृति गुदवाती है। अच्छा, गोधना प्रिय की अगर बात करेंगे, सबसे पसंद वाले की, तो बैगा है। गोधना प्रिय जनजाति कौन सी है यार? तो बैगा है, याद रखना। और बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं, यहां पर जो महिलाएं हैं वो झेला गोधना गुदवाती है। बैगा जनजाति की जो महिलाएं हैं अपने शरीर पर कौन सी जनजाति, कौन सा गोधना गुदवाती है? तो झेला गोधना, ठीक है, याद रखें। समझ में आ रहा है? तो एक वीडियो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे की कहानी, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो।